नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल और महायुद्ध की महाकवरेज लगातार जारी है। और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर जानकारी, जहां विरोध प्रदर्शन इस वक्त तेज हो गए। खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से विरोध प्रदर्शन को लेकर इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में लगाई आग और साथ ही आपको बता दें स्कार्दू में एसपी, यहां पर देखिए कार्यालय में भी आग लगाई गई है, जला दिया गया है। बिल्कुल बड़ी खबर है ये। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में आग लगा दी गई है। एक तरह से स्कार्दू की बात हो रही है, वहां पर भी जो है जो ऑफिसेज हैं, विदेशी ऑफिस, फॉरेन ऑफिस, उन पे हमला किया गया है। बड़ी बात यह है कि इसी बात की आशंका जताई जा रही थी कि एक बार अगर ईरान पर हमला हुआ या खामेनेई को कुछ हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में हिंसा की आग भड़क सकती है। यहां तक कि पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान में भी यूएस एम्बेसी पर अटैक कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें हमने लगातार दर्शकों को दिखाई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप बड़ी खबर की देख रहे हैं, जहां पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्कार्दू में आग लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही गिलगित बाल्टिस्तान से, जहां पर हिंसा भड़की है। और अभी जो है सिचुएशन है वो क्या है, उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमले का मकसद अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और अमेरिका की सुरक्षा है। अमेरिकी नागरिकों पर हमले के खतरे को खत्म करना ये हमारा प्राइम टारगेट था, प्राइम लक्ष्य था, क्योंकि वो डेथ टू अमेरिका नारा लगाते थे। क्रूर नेता अली खामेनेई मर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर। खामेनेई के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा जानता हूं, यानी कि उनका इशारा खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई की तरफ है। अमेरिका बमबारी लंबे समय तक जारी रखेगा, यानी कि ये युद्ध लंबा चलने की बात कह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरानी सैनिक सरेंडर कर दें, ट्रंप ने कहा है। अगर ईरानी सैनिक सरेंडर नहीं करते हैं तो अमेरिका बमबारी लंबे समय तक जारी रख सकता है। ये है वो डिटेल। अभी सरेंडर करने पर माफी मिलेगी, लेकिन अभी सरेंडर नहीं किया तो बाद में सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो लाइनें हैं। हमले का मकसद अमेरिकी नागरिकों की रक्षा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है, मुहर भी लगा दी है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर विवेक इसी को लेकर के सामने आ रही है, जहां देखिए तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है। खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में भी बवाल है और खामेनेई की मौत के बाद पाक में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। यही तस्वीर जो है हम लोग बात जिसको लेकर कर रहे थे, लगातार जो तस्वीर है प्रदर्शन के दौरान 12 लोगों की मौत की जानकारी। और ये तस्वीर है ऋतु जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस तरफ, जहां पर पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा हुआ है। यूएस एम्बेसी के सामने बहुत बड़ा अटैक हुआ है, बहुत सारे लोग वहां पर भी मारे गए हैं। पाकिस्तान में कई जगहों पर धमाके की खबर भी है। कई जगह जो है वो अमेरिकी नागरिकों पर हमले की खबर है। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत खराब होते जा रहे हैं और वो मुनीर फील्ड मार्शल जो है वहां का, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वहां के फील्ड पीएम जो शहबाज शरीफ है वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। किस तरह से हालात हो गए देखिए, कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं ये अमेरिकी एम्बेसी की तस्वीर है, जहां पर भयंकर अटैक हुआ है। अमेरिकी जो ऑफिशियल्स हैं वहां पर, डिप्लोमेट्स हैं, वो फंसे हुए हैं। अमेरिका को इस बात की चिंता है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को कैसे बचाएं। सुरक्षा यहां पर खड़ी कर दी गई है और पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर गोली चलवा रहा है सिर्फ अमेरिकियों को बचाने के लिए। तो यहां पर पाकिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति आप देख रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री फेल हो चुके हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले ही फेल है। और एक और तस्वीर आप देखिए किस तरह से वहां पर लोगों ने आगजनी की है, हिंसा की है। और ये जो तस्वीर है ये यूएस ऑफिस डिप्लोमेट्स का ऑफिस है, एम्बेसी है, जहां पर यह अटैक हुआ है। खतरनाक तस्वीर है। उसके बाद यहां पुलिस आती है और पुलिस उन पर फायरिंग शुरू करती है, यानी कि पाकिस्तान की पुलिस पाकिस्तानियों पर ही फायरिंग कर रही है। और फील्ड मार्शल ने कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी दिखे यूएस एम्बेसी के पास, सबको गोली मार दो और सबको खत्म कर दो। कोई भी एक आदमी बचना नहीं चाहिए जो यूएस एम्बेसी के पास दिखे। उसके बाद कैसे आप फायरिंग हो रही है जरा सुनिए आप। अब आपको फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं और आप फायरिंग की आवाज सुन पाएंगे जब ये आदेश जारी किया गया, शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। तो रितु, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में शिया जो मुसलमान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसके पीछे की वजह जो है वो बहुत
बड़ा फैक्ट है, क्योंकि लोग ये कह रहे होंगे कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या लेना देना, पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या लेना देना। जो ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं वो पूरी दुनिया के शियाओं के भी लीडर माने जाते हैं, शिया मुसलमान के चीफ माने जाते हैं। जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद शिया मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। वो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो उनका लीडर था उनको मार दिया गया है, इस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट अभी और इलाकों में शुरू हो जाएगा और भड़कने वाला है। जहां जहां शिया कम्युनिटी रहती है वहां वहां ये प्रोटेस्ट होंगे। बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, खामेनेई जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं थे। ये बार बार जिक्र हो रहा है कि वो तमाम जो शिया समुदाय के जो लोग हैं उन सभी के रहनुमा के तौर पर माने जाते हैं। और अभी इस वक्त जो हमले हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान की तस्वीर हम दिखाएं, जो प्रदर्शन वहां पर हो रहा है वो अपने आप में दिखाता है कि शिया जो समुदाय के सर्वोच्च नेता के तौर पर खामेनेई की मौजूदगी थी, उसको लेकर लोगों के बीच में बवाल कैसा इस वक्त। मेहमानों का रुख कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी देखिए, अभी इंपॉर्टेंट ये है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान हमको देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है या तो ईरानी आर्मी सरेंडर कर दे, नहीं तो लंबे समय तक हम बमबारी जारी रखेंगे। बातचीत करने के लिए धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, यूएस में ही रहते हैं लेकिन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। डॉक्टर मासूम सोहेल हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ गए, ईरान मामलों के जानकार। राणा अली जोहेब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पत्रकार पाकिस्तान से लाइव। वो बताएंगे पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है, यूएस एम्बेसी के पास जो अटैक हुआ है वहां पर सिचुएशन क्या है, लेकिन आगे क्या होने वाला है। जल्दी से कॉल साहब से एक जवाब, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वैसा ही होगा? क्या ईरानी आर्मी को सरेंडर कर देना चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अभी यह हमला लंबा चल सकता है अगर ईरान की आर्मी ने, IRGC ने सरेंडर नहीं किया तो। ऑन द शो, और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ग्लोबली। मैं पर्सनली आई हैव टू एडमिट आई एम सरप्राइज्ड। मुझे लग रहा था कि खोमेनी जी को एमएनएसटी मिलेगी और उनको साइलेंट लीडर के तौर पे साइड पे रखेंगे, प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ द रीजन यू जस्ट मेंशन, जो कि वो एक रिलीजियस लीडर भी हैं शिया कम्युनिटी के लिए जो ग्लोबली स्प्रेड है। तो क्या हम चाहेंगे कि वो अटैक्स ग्लोबली शुरू हो जाएं अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट और इजरायली इंटरेस्ट? दैट वुड बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब ये इवेंट हो चुका है और मुझे लगता है इस टाइम ईरान के अंदर एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हुआ है। उस वैक्यूम को भरने के लिए जो ट्रंप ने पहले भी अपील की थी उधर के जर्नल्स को, एक्सेप्ट IRGC, क्योंकि IRGC जो है वो एक डायरेक्टली खोमेनी को रिपोर्ट करती थी। वो उनकी एक तरीके से पर्सनल फोर्स आप मान लीजिए, जो कि प्रोटेक्ट कर रही थी शिया इस्लामिक थिंग्स को, फंडामेंटल चीज़ों को। अगर ईरान की आर्मी को देखें, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, और उनके अंदर भी जो मिड लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ डिसेंट जो लास्ट प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी दिखे थे, जिनमें उनकी कुछ बटालियंस ने अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ एक्शन लेने से मना किया था। तो मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि साउंड माइंड्स विल प्रिवेल इन इरानियन मिलिट्री लीडरशिप, जो अपनी कंट्री के बेनिफिट में सामने आके देश की डिस्ट्रक्शन को रोकते हुए एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए पास ऐसा तो नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर अमेरिका ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, इजराइल ने कोई गलत फैसला कर लिया, क्योंकि अब जो सेंटिमेंट बन रहा है वो एंटी अमेरिका बन रहा है, वो उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। इसीलिए मुझे भी पर्सनली इस बात का डर था कि कहीं ऐसा पर्सनल अटैक ना हो, क्योंकि ग्लोबली शिया कम्युनिटी जो स्प्रेड है दुनिया के अलग देशों में इंक्लूडिंग यूएस में, आप उन सब से एनिमोसिटीज क्रिएट करना उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। असलम रिजवी जी हमारे साथ कनेक्ट है, ईरान मामलों के जानकार हैं। असलम जी, ये बताइएगा, जो हम तस्वीर देखते हैं और खास तौर पर मिडिल ईस्ट की इस वक्त हालत देखते हैं, एक तरफ कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि रिपरकशन झेलना पड़े अमेरिका को, और उस रिपरकशन को लेकर जिक्र हर तरफ की जा रही है दुनिया भर में कि अमेरिका ने ऐसा तो नहीं है जल्दबाजी में फैसला ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और पैनल में जो मौजूद हैं उनको भी मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार। देखिए, यकीनन अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हुई है, और जो उसका मकसद था रजीम को चेंज करना, अब तो वो भूल जाए, इसलिए कि जो 10 से 15% आयतुल्लाह खामनेई के मुखालिफ थे, या जो वहाँ की हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत, उसके मुखालिफ थे, उनमें भी कुछ फूट पड़ गई है, और कुछ परसेंट लोग जो हैं वो 85 में आ गए हैं, 85% में। और जो 85 हैं वो इस वक्त बहुत ही गुस्से में हैं, और अगर यूं कहा जाए कि अगर उनको ये लोग मिल जाएं तो शायद वो कच्चा चबा जाएं। कहने का मकसद ये है कि अब रजीम चेंज करने का ख्वाब जो है
कई साल तक अमेरिका या इजराइल को नहीं देखना चाहिए। और बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक ईरान की जानिब से हमला शुरू होने जा रहा है। क्यों? इसलिए कि ईरान के हर शहर से मांग उठ रही है। और मशहद में अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, वहां पर जो होली श्राइन ऑफ इमाम रजा है, वहां पर और कई जो सुप्रीम लीडर के विरोधी थे वो भी अब साथ हो गए। पाकिस्तान का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते दर्शकों को। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त देख लीजिए, बड़ी खबर जो आ रही है। मैं इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज रखना चाहता हूं दर्शकों के सामने। इजरायली जनरल कमांड मुख्यालय पर हमला हुआ है। तेल अवीव में भी मिसाइलें गिरी है। तेल अवीव में डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ऋतु, बिल्कुल, और ये इजरायली जनरल कमांड मुख्यालय बताया जा रहा है जिस पर यह हमला हुआ है, और साफ तौर पर मिसाइल के टुकड़े गिरने से कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं, अलर्ट सायरन को लेकर। और ये जो तस्वीर है वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर इस पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है। ये इजराइल की तस्वीर है जहां पर ईरानी मिसाइल गिरी है। और जो इजराइल कह रहा था कि वो इनविंसिबल है, उसे उसका आयरन डोम है, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। उसके पास जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी उसके पास है, डेविड स्लिंग उसके पास है। लेकिन इतने एयर डिफेंस होने के बावजूद सबसे किस तरह की तस्वीरें ये जो देखिए, मलबे में तब्दील कर दिया है इमारतों को, ये सबसे अहम हो जाता है। कितना जबरदस्त अटैक रहा होगा। सोचिए कितनी मजबूत मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा, कितनी खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा कि इजरायली एयर डिफेंस को भेजते हुए यहाँ पर ये जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से तबाह कर दी गई इस इमारत को। पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान से राणा अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा साहब, पाकिस्तान में भी तो सिविल वॉर जैसे सिचुएशन बन गए, वहां पर यूएस एम्बेसी पर हमला हो गया, वहां क्या चल रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद? जी विवेक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है, जैसा पूरी दुनिया में हो रहा है कि जितने भी शिया कम्युनिटी के लोग हैं, अहले तशी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किया है। तो लाहौर में जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है उसके बाहर अब भी इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मेरे तकरीबन चंद कदम के फासले पर है, ऑलमोस्ट हार्डली 50 मीटर के फासले पर है। तो वहां पे अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन मसला लाहौर में ये है कि लाहौर में लोग रोड के ऊपर अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। कोई लाहौर शहर में कोई तोड़फोड़ नहीं है। जबकि इसके बरक्स कराची में, जिसकी अभी आपने वीडियो भी दिखाई है, वो कराची की है और कराची कॉन्सुलेट की है, जिसमें जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर कॉन्सुलेट को तोड़ा है, उसके ऊपर तोड़फोड़ की है, उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, जिसके जवाब में कॉन्सुलेट के अंदर से अमेरिकन फौजियों ने जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने फायरिंग की है। आप कह रहे हैं अमेरिकी फौजियों ने वहां कॉन्सुलेट के अंदर से पाकिस्तानी पर फायरिंग की है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कराची में जो कॉन्सुलेट था उसके ऊपर जब लोगों ने पथराव किया, उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो अमेरिकन कॉन्सुलेट का जो अमला वहां पे मौजूद था, जो उनके अपने अमेरिकन फौजी वहां पे सिक्योरिटी पर तैनात थे, उन्होंने फायरिंग की। और उस फायरिंग के नतीजे में तकरीबन 8 लोग हैं जो अभी तक शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी 8 पाकिस्तानी हैं जो अभी तक अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर अमेरिकन फौजियों की फायरिंग से बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। 8 पाकिस्तानी मारे गए अमेरिकी हमले में पाकिस्तान के अंदर। राणा अली साहब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। लेकिन राणा अली साहब, एक बहुत बड़ी दिक्कत है फिर आप लोगों के साथ, आपकी सरकार तो फंस गई, आगे कुआं पीछे खाई, अब करें तो करें क्या? पूछने भी वाली थी कि रियलिटी होती है और एक ग्राउंड पर तस्वीर दिखाई जाती है नैरेटिव के जरिए। नहीं तो पाकिस्तान की सरकार क्या करेगी राणा अली जोएब साहब? अब दिक्कत यह है कि वो अमेरिकियों को सपोर्ट करेंगे या फिर सुप्रीम लीडर के सपोर्ट में जाएंगे, स्टैंड क्या है? देखें, इसमें अकेला पाकिस्तान नहीं है इस वक्त जहां पे ये सिलसिला जारी है। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया और अभी भी आप बता रहे हैं कि ये सिलसिला भारत में भी जारी है। तो अभी हम इस वक्त, तो फिर ये पहला सवाल तो भारत से बनता है ना कि आप बताएं, आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे या ईरान के साथ खड़े होंगे? हमारा स्टैंड लेवल से क्लियर है। हमने कल जब अटैक हुआ था अली साहब, तभी हमने कहा था कि बातचीत के जरिए इसका हल निकालिए, दोनों पक्ष संयम बरतें। हमने कल ही कह दिया था, हमारा ही क्लियर स्टैंड था। लेकिन आज की तारीख में क्या शहबाज शरीफ अमेरिका के साथ खड़े हैं, उनकी दोस्ती वैसा ही है? और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, पाकिस्तान को लेकर के ही है। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खामनेई की मौत के बाद ये बवाल इसलिए है क्योंकि शिया समुदाय के लोग जो है एक तरह से इकट्ठा होना शुरू हुए और ये आंकड़ा भी सामने आया है, 12 लोगों की मौत हुई है विवेक।
पाकिस्तान से बड़ी खबर, और जैसे कि राणा अली भी अभी बता रहे थे कि लाहौर में पीसफुल प्रोटेस्ट है, जबकि कराची में हिंसक प्रदर्शन हो गया है। और ये देखिए तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे थे। इसी पर जवाब दे रहे थे राणा अली कि वो कह रहे थे कॉन्सुलेट के अंदर से अमेरिकी सैनिकों ने फायरिंग की। झंडा भी नजर आ रहा होगा इनके पास, जो अमेरिकी झंडा दूतावास को शो करता हुआ ये नजर आ रहा है। साफ तौर पर स्पष्ट भी कर रहा है कि यहाँ पर गृह युद्ध है। जी देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका के जो फौजी जो कॉन्सुलेट की सिक्योरिटी में है, उन्होंने फायरिंग की पाकिस्तानियों पर, उसमें से 8 से 10 लोगों की मौत हुई है। जो पाकिस्तानी पुलिस ने फायर किया है उसमें 4 से 5 लोगों की जान गई है। कुल 12 से 15 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर है। पुष्टि अभी राणा अली ने, जो पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, उन्होंने 8 की है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो बहुत चिंता में डालने वाले हैं पाकिस्तान के सिचुएशन को लेकर। खासतौर पर राणा अली जी से मेरा रिएक्शन कि आपकी सरकार का स्टैंड क्या है, और पाकिस्तान में ये मामला मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा गर्म होने वाला है। जिस तरह से अंदर से गोली, जो आपने बताई कि कॉन्सुलेट के अंदर से गोली चलाई, ये कोई भी खुद मुख्तार देश बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल देखें, एक और चीज भी यहाँ पे पाई जाती है कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो या डिप्लोमेटिक जो भी एम्बेसी हो या कॉन्सुलेट हो, तो वहाँ उसके ऊपर उसकी सिक्योरिटी को पूरे तरीके से बहाल करना, ये तो ऑब्वियसली जो जिस देश के अंदर वो चीज़ मौजूद है उनकी जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स खासतौर पर, और जो पुलिस है, उन्होंने वहाँ पे शेलिंग भी की है और लोगों को मुंतशिर करने की, पीछे धकेलने की कोशिश भी की है, और वो अभी भी स्टिल कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा इस वक्त हालात खराब हुए हैं, आप ये कह दें कि जो सबसे ज्यादा एहतजाज और रिएक्शन देखने को मिला है वो कराची कॉन्सुलेट में मिला है। वो कराची में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो ज्यादा मुश्तैल हुए हैं, और उन्होंने वहां पे जाके कॉन्सुलेट के ऊपर पथराव भी किया, और उस पथराव के नतीजे में फिर जब रेंजर्स और पुलिस की जानिब से उनको पीछे भी धकेला गया है, तो वहां पे मुबैना तौर पर जो लोग वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ठीक है समझ गए हम, भारत में भी हो रहा है विरोध प्रदर्शन, लेकिन ये आगजनी, ये ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ वहां पर सर्वोच्च नेता को लेकर के होगी। अंदर से पहले कितना गृह युद्ध आपके पाकिस्तान में चल रहा है, ये तो सच्चाई है ही आज की। मैं अब आवाज आपकी नहीं आ रही है, आप काइंडली जरा रिपीट ठीक है, असलम जी का एक बार रुक कर लेते हैं। असलम जी, ये जो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं लगातार अलग अलग इलाकों की, और खास तौर पर अगर आपसे ही जानना चाहे, आपके चश्मे से समझना चाहे, ये जो इस वक्त ईरान की तस्वीर, मिडिल ईस्ट की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये कहा जा रहा है सालों दर जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अलग थी, और इस बार का सबसे घातक अटैक ये माना जा रहा है, यानी कि तैयारी महीनों पहले हो गई होगी। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मैं इस बात को हल कर दूं कि सिर्फ शिया समुदाय के लोग आयतुल्लाह खामनाई के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नहीं है, इसमें हर धर्म के लोग हैं, और ये सिलसिला पूरी दुनिया में शुरू होने वाला है। और आज और कल ये 2 दिन प्रोटेस्ट के लिए यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम होंगे, क्योंकि सब लोगों में जो वाकईन इंसानी हमदर्दी रखते हैं, उन्हें तकलीफ हुई है कि वो शख्स एक जो निर्दोष था, जिसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ आपकी बात नहीं मानी थी कि आप ये चाह रहे थे कि आप ये काम कीजिए और ये काम न कीजिए। और टॉक के पहले जब बातचीत का माहौल बना रहा था अमेरिका, तो उससे पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो हम उस पर हमला कर देंगे। तो इस तरह के माहौल में ईरान के साथ जो नाइंसाफी हुई है, इसे दुनिया ने महसूस किया है। और ये जो आप गम गुस्सा देख रहे हैं पूरी दुनिया में, ये उसी का है कि एक बेगुनाह को तुमने मार दिया। और ये याद रखिएगा कि आयतुल्लाह खामनाई के जाने से ईरान कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा मजबूत हुआ है, और लोगों में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि खामेनेई के जाने से जाने अनजाने में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी या फिर सही फैसला किया, क्योंकि खामेनेई के बाद मुस्तबा खामेनेई और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और मुस्तबा खामेनेई के हाथ में ही कमान दी गई है। मैं कौल साहब से इसका जवाब लेता हूं, कौल साहब भी इस बात को लेकर जरा फिक्रमंद है। कौल साहब, या देखिए, आपने जो पॉइंट आउट किया है इंपॉर्टेंट है। पर्सनली अगर आप पूछें, बेस्ड ऑन द एनालिसिस वी बीन टॉकिंग, मुझे नहीं लगता कि ईरान इस अटैक के बाद ज़्यादा स्ट्रांग होगा।
डेफिनेटली अगर ऐसा आप डिकैपिटेशन, जिसको हम डिकैपिटेशन इंसल्ट बोलते हैं, वो आपने कंट्री पे किया है, तो इनिशियली डेफिनेटली देयर इज अ वेव ऑफ एंगर, पीपल गेट टुगेदर, कंसोलिडेशन होता है। लेकिन ये मत भूलिए कि जो आईआरजीसी को कमांड्स मिल रही थी खुमैनी से, वो पूरी तरह से इस टाइम डिसरप्टेड है। और मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि खुमैनी का गवर्नेंस वाज गुड फॉर द एरिया। आई थिंक इस टाइम ईरान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ईरान के यूथ के लिए, ईरान के प्रोग्रेसिव माइंड लोगों के लिए। उस देश में सब कुछ है, हार्ड वर्किंग पीपल हैं, ऑल द रिसोर्सेज है, एनर्जी का अबंडेंस है। क्यों ना अपने देश के लिए एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज करके उसे आगे बढ़ाएं। ट्रंप ने कल ही, जब आप आपके स्टूडियो पे थे, उससे पहले यही बात कही थी कि हम चाह रहे हैं कि ईरान के खुद के लोग सामने आए, इस अपॉर्चुनिटी को लें। इस टाइम रिजीम बहुत वीक है और स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक्स हुई थी कल, उनके डिफेंस मिनिस्टर को भी टेक आउट किया गया था। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स जो हैं वहां पे भी मिसाइल्स गिराए गए थे और बैक एंड फोर्थ चल रहा था। लेकिन उनका मेन एजेंडा ये था कि बूट ऑन द ग्राउंड इज नॉट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड। ये ईरान का रिस्पांस अभी तक इतना स्लो क्यों रहा है? कुछ एक्सपर्ट से मेरी बातचीत हुई, वो ये कह रहे हैं कि उनके साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को, ड्रोन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। नॉट ओनली साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन सिस्टम, बैंकिंग अगर आप उनका उठा लीजिए, जो रेल सिस्टम है वो इस टाइम शटडाउन्स हैं, जो डैम सिस्टम्स हैं अभी उसके अंदर स्पाईवेयर देखा गया। अगर आप ब्रिटिश न्यूज बीबीसी को तो देखें, क्या वो ड्रोन हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। एग्जैक्टली और ये मत भूलिए विवेक जी, काफी टाइम से मुसाद भी इस पे काम कर रही है कि उनके इंटरनल रिसोर्सेज को कैसे हम लोग अंडर इन्फ्लुएंस लाएं, जिसको हम लोग डिप्लोमेटिकली करेक्ट वर्ड यूज करते हुए मैं बोल रहा हूं। खबर तो ये भी थी कि पहले से ही मिल गई थी इनपुट्स, इंटेल्स थे कि ट्रेस किया जा रहा है खमेनी की लोकेशन। मोसाद ईरान में बहुत स्ट्रांग है तो ऋतु। और मैडम, मैं एक बात बोलना चाहूंगा मैम, जो आपने अभी पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल सही है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उनकी लोकेशंस और टॉप इवन आईआरजीसी के कमांडर्स की लोकेशन पिछले 3 महीने से कंटिन्यूअसली ट्रैक्ड है। इट्स नॉट अ न्यू इवेंट। क्वेश्चन ये है कि उनको टेक आउट करने का डिसीजन जो लिया गया, उसके इंप्लीकेशन ग्लोबली क्या होंगे, उससे मैं कंसर्न्ड हूं। क्योंकि वर्ल्ड इस टाइम जियोपॉलिटिकल टर्मोइल के थ्रू गुजर रहा है। एआई ने जॉब डिसरप्शन क्रिएट किया है। 20% ऑयल, कल आप मार्केट्स खुलते देखेंगे तो 150 के करीब हम एंटिसिपेट, 20 की जगह मुझे लग रहा है 50 से $70 पर बैरल का रेट तो आज ही पहुंच गया, जो कि इस पूरे 4-5 सालों में सबसे हाईएस्ट रेट है। कौन सा वापस लौटूंगा मोहम्मद बगर गालिबफ, जो कि अध्यक्ष हैं ईरानी पार्लियामेंट के संसद के, उनका बयान सामने आया, वो सुनवाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का भी रुख करेंगे। شما بین وعده صادق 3 و 4 مقایسه کنید. در وعده صادق 3 چند ساعت طول کشید که ما به فرماندهی امام شهیدمان خودمان را پیدا کردیم و درس عبرت آموزی به دشمن صهیونی دادیم. اما میبینید که ساختار نظامی و مدیریتی کشور از فرد محوری خارج شده است، به گونه‌ای که کسی تصور این حجم گسترده از عملیات موفق به تمام مراکز آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی را نداشته است و همه کارشناسان نظامی را در حیرت فرو برده است، به گونه‌ای که تا این لحظه بدون ذره‌ای وقفه ادامه دارد و ادامه خواهد داشت انشاءالله. अमेरिका ने ईरान को मारकर कुछ हासिल किया हो ना किया हो, पाकिस्तान को जरूर फंसा दिया। राणा अली साहब मुझे थोड़ा क्लियर करें इस पर कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस होंगे, पाकिस्तान का इस पर रिएक्शन क्या होगा, रिस्पांस क्या होगा, क्योंकि अमेरिकी फौजियों ने पाकिस्तानियों को भी मारा, 8-10 लोगों की जान ले ली। देखिए, इसमें तो ये तो बड़ी ओपन बुक है, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं है कि पाकिस्तान फंस चुका है। कल जब ये अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जब ईरान के ऊपर हमला किया तो उस वक्त भी राणा अली जी, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं और आपकी फील्ड मार्शल की बात कर रहा हूं। मैं लीडरशिप की तरफ ही आ रहा हूं। उस वक्त बाकायदा तौर पर इसहाक डार जो हमारे वजीर खारजा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बातचीत भी हुई, यूएई से हुई, सऊदी अरेबिया से हुई, फिर उसके बाद उनके ईरान से भी बात हुई। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा जी ये जो हमले हुए हैं ये बिल्कुल गलत हैं, ये किसी भी मुल्क की जो एक इंटेग्रिटी है उसके ऊपर आप इस तरह से हमला नहीं कर सकते हैं। तो कल जब लेकिन इसके साथ साथ जब ईरान ने दूसरे गल्फ ममालिक जैसे यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, इनके ऊपर भी हमले किए, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी ये भी कहा कि ईरान इस वक्त जो कर रहा है ये भी गलत है। तो लिहाजा पाकिस्तान जिस टाइम पे जो बात गलत हो रही है उसको गलत कह रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने खुल के कहा जी हम अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। ना किसी लीडरशिप ने कहा है, ना लीडरशिप कहेगी। नहीं तो अब सवाल यह है कि इसके बाद पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा या अमेरिका के साथ खड़ा होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज वर्सेस अमेरिका, ये मांग तो बहुत लंबे समय से रही है इस्लामिक कंट्रीज में। देखिए पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान दोनों पार्टीज के दरमियान में बैठ सकता है, वो कह सकता है जी हम आपको सफारती सतह पर आपके जो मामलात हैं वो ठीक करवा देते हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, खेलेंगे दोनों तरफ से गेम्स चलेंगे। अब कॉल साहब इस पर जवाब देंगे। कॉल साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे, कंप्लीट कीजिएगा, सवाल भी जरा मेरा ले लीजिए। यहाँ पर एक बात को लेकर जब चर्चा की जा रही है, पाकिस्तान का किस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और अगर कहा जाए वहां की हुकूमत और अमेरिका के साथ जिस तरीके की साझेदार कदमों को लेकर के हमेशा पाकिस्तान दावा करता है, अब इस स्टेटमेंट में और इस स्टेज में पाकिस्तान का कॉल क्या रहने वाला है, और क्या वो अभी एक तरफ कोई स्टैंड रखेगा भी या नहीं रखेगा? मैं यही बात कहना चाह रहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए पाकिस्तान इस टाइम बहुत ही डाइसी सिचुएशन में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया 6 महीने पहले, दिस वाज ऑल स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड, कोई भी अनप्लान्ड ऑपरेशंस नहीं किए जाते। उसकी वजह थी कि ईरान का बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ लगता है और हम दो तरफ से लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो पाकिस्तान को वी हैव टू कीप इट एज अ क्लोज बाय अलाई, जो काफी दिनों से बिटरनेस यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप में थी। आपने देखा जनरल को बुलाया गया, ऑनर किया गया, चीजें की गई, और हमने आईएमएफ का लोन भी रिलीज करवाया। वो इसीलिए करवाया था कि जब हम ईरान के ऊपर कुछ एक्शन लें तो पाकिस्तान बीच में ना कूदे, और पाकिस्तान साइड पे सपोर्ट के लिए हमें अगर बेसिस चाहिए तो मिल जाए, जो हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो वॉर अब आप देख रहे हैं ये ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी। होपफुली डेफिनेटली बिफोर द ईयर ऑफ द एंड चीजें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए, और आएगी, मैं विश्वास करता हूं। मुझे फेथ एक्चुअली अमेरिका और इजराइल से ज्यादा ईरान के लोकल लोगों पे है जो प्रो डेमोक्रेटिक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो आप ईरान पाकिस्तान की तरफ डिसरप्शंस हुई हैं, मुझे लगता है जो सपोर्ट यूएस का ईरान ऐसी ही बात हो गई कि चलते फिरते इंसान को हाथ पैर तोड़ के बिठा दिया और बाद में ये कहना आहा बेचारा चल भी नहीं सकता, इसके पैर भी टूटे हुए हैं। आपने ईरान को तो 1979 से चोक कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए, अब वो इकोनॉमिकली पूरा ब्रेकडाउन हो गया, डूब गया, तो अब कह रहे हैं अरे यार ईरान की तो बड़ी बुरी हालत है, वहां के युवाओं के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। पहले छीन लो, उसके बाद फिर आप लोग कहो कि अरे बड़ा गलत हुआ उनके साथ। आप पॉइंट बोल रहे हैं, मुझे लगता है उस पे एक पूरा हमें डिबेट रखना चाहिए, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं बिल्कुल रखूंगा, मुझे आप चैलेंज मत कीजिए कॉल साहब, मैं बिल्कुल डिबेट रख दूंगा और आप ही के साथ 1 घंटा सिर्फ आप ही को बिठाऊंगा मैं। श्योर मैं वापस लौटता हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जंग की बड़ी ज्वाला भड़क गई है। जल्दी से ब्रेकिंग लेकर आइए बिग स्क्रीन पर, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंगी आग लग गई है। ईरान ने एक साथ 27 ठिकानों पर 27 बेसिस पर अमेरिका पर हमला शुरू कर दिया। बिल्कुल, और कई देशों में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ईरान ने 27 ठिकानों पर एक साथ बमबारी की है, यानी कि तमाम जो टारगेट्स है उन पर एक जरिए से एक टाइम पर सटीक प्रिसाइज टारगेटेड अटैक्स किए गए हैं। और ये देखिए तस्वीर, इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और यही बात मिडिल ईस्ट के देश कह रहे थे अमेरिका से कि भाई हमको माफ कर दो, मिडिल ईस्ट में जंग मत लड़ो, अपनी लड़ाई अपने घर पर लड़ो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लड़ने का मतलब ही यही था कि पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। और ये तस्वीर दुबई की आप देख रहे हैं, जिसे इकोनॉमिकली बहुत जो है साउंड देश माना जाता है। ये तस्वीर जो है वो मिडिल ईस्ट में जिस तरह से ईरान का रिटेलिएशन आया, अटैक आया है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वहां पर एक तरह से पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ठप है, सड़कें खाली हैं, सबको घरों में रहने को कहा गया है, बाहर निकलने के लिए मना किया गया है, सबको सेफ जगहों पर शरण लेने के लिए कहा गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह से एक कतर की तस्वीर देख रहे हैं और एक दुबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से मिडिल ईस्ट को ईरान ने निशाना बनाया है। अब ईरान कह रहा है कि यह बदला मिडिल ईस्ट से नहीं है, यह बदला अमेरिका से है, क्योंकि ये अमेरिका के अलाइज है, अमेरिका को सहयोग करते हैं, इसलिए ईरान इनसे भी बदला लेगा। जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा सबके साथ ईरान जंग की तैयारी कर रहा है, और ईरान अब रुकेगा नहीं, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर को भी मार दिया गया है। ऋतु बिल्कुल, और जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक जो विशेष इसमें जो मुझे कहीं ना कहीं ट्रैक किया वो ये मस्जिद है। देखिए कतर में ये मस्जिद के सामने आसपास धुआं आपको नजर आ रहा होगा, और साथ ही साथ ये जो CIA हेडक्वार्टर बताया जा रहा है साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि ये मंशा जो है साफ तौर पर
ये CIA हेडक्वार्टर है और उसको लेकर तस्वीर क्लियर हो गई है कि ईरान ने जो अटैक किया है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाता है कि अब प्रॉक्सीज की जो लड़ाई है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। दुबई चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता कैलाश चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुबई में क्या स्थिति है, आंखों देखा हाल बताइएगा, क्या देख पा रहे हैं, क्या सुन पा रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है? कुछ लोग हैं तो उनसे बातचीत भी कीजिएगा। जी कैलाश जी। कैलाश जी आपका माइक चेक कीजिएगा, माइक म्यूट रह गया शायद, आपका माइक चेक कीजिएगा। हालांकि ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए आपको किस तरीके से दुबई की ये तस्वीर है, धुआं धुआं आपको दुबई का आसमान नजर आ रहा होगा। सीधे तौर पर ये दिखाता है कि दुबई हो, बहरीन हो, दोहा हो, तमाम वो इलाके जहां पर इस वक्त ईरान जिस तरीके से लगातार जवाबी हमले दे रहा है। यही अब्बास अरागची के द्वारा कहा भी गया था, एक छोटी सी चिंगारी और ईरान भी नहीं बख्शेगा, ईरान भी खुले तौर पर सामने आएगा, माकूल जवाब देगा। होता हुआ भी वही नजर आ रहा है विवेक। और इसी को लेकर के ईरान के साथ कोई मुस्लिम देश क्यों खड़ा हो जब वो मुस्लिम देशों को ही निशाना बना रहे हैं? मैं चाहता हूं असलम रिजवी साहब इस पर जवाब दें। आप एक तरफ मुसलमानों को एकजुट होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट में ईरान अटैक भी कर रहा है, 30 ठिकानों पर उन्होंने मिसाइल दागे हैं, ड्रोन्स दागे हैं। देखिए, हमको यहाँ पर मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटना होगा। मैं सुन्नी शिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक वो मुसलमान हैं जो मिडिल ईस्ट में सरकार चला रहे हैं, और एक वो है कि जो वहाँ की जनता है। तो जो जनता है वहाँ की, वो खुद इनसे बेजार है और इनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ तो नहीं है? पाकिस्तान भी उसी में शामिल है, पाकिस्तान भी उसी में शामिल है। और ये क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की सुनता है, इसलिए मुसलमानों में अमेरिका से शदीद नफरत है। तो अगर वो पाकिस्तान है या सऊदी अरब है या कतर है, जितने मुल्क भी हैं, इन सब से जनता इसलिए नाराज है कि वो अमेरिका के गोद में बैठे हुए हैं। और ये जग जाहिर है, आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो जनता है वो अलग है और पाकिस्तान की जो सरकार है वो अलग है। इसलिए जो ये बात आप कह रहे थे कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह ये है कि ये अटैक वहाँ की जनता पे नहीं हो रहा है। ये जो अभी ईरान ने हमला किया है अपनी मिसाइल से, बल्कि अटैक जो है वहां पर बेस पे किया जा रहा है। और जो कुछ भी ईरान का गुस्सा है वो जनता से नहीं है वहां की, बल्कि वहां की गवर्नमेंट से है। लेकिन इसमें एक सवाल इधर खड़ा होता है, मिडिल ईस्ट में सब हो रहा है, सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि चाहे शिया समुदाय को लेकर तस्वीर रिप्रेजेंट की जाए। कॉल साहब इस पर आप जरा अपना कॉल रखिएगा। ये हम जो तस्वीर देख रहे हैं, भारत हो, पाकिस्तान हो, तमाम इलाकों पर प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है, यानी कि ये शिया समुदाय इकट्ठा तो हो गए एक यहाँ पर खामेनी की मौत के बाद, और सीधे तौर पर ये दिखाता है कि ये जितनी भी संख्या हो, चाहे शियाओं की हो। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि असलम रिजवी साहब ने जो बात कही कि मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटना होगा। एक वो जो मिडिल ईस्ट में रिजीम चला रहे हैं, पाकिस्तान में रिजीम चला रहे हैं, वो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, वो अमेरिका की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, ये उनका कहना है। जबकि यहाँ के लोग जो है वो ईरान के साथ आपका इशारा इराक की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ। उनका भी, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान और बाकी मिडिल ईस्ट जैसे कुवैत हो गए, बहरीन हो गए, यूएई हो गए, सऊदी हो गए। मुझे लगता है इस पर पहला जवाब हमें राणा जी से लेना चाहिए, फिर मैं कौल साहब आपके पास आ रहा हूँ। राणा जी बहुत शुक्रिया। मैं इसका जवाब आपको ये देता हूं। देखें, यहाँ पे समझने की बात ये है कि क्या मिडिल ईस्ट के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ वो मिडिल ईस्ट से हुआ। ये जितने भी अड्डे वहां पे अमेरिकी मौजूद थे, उन अड्डों से जहाज उड़े और उन्हीं अड्डों से जो मिसाइल हैं वो उड़े हैं और उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। क्या ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई है? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ तो बात आप उस वक्त करें जब हम अमेरिका को कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जबकि आप बहरीन को ले लें, आप कुवैत को ले लें, आप अमान को ले लें, आप यूएई को ले लें, तो वो जो अड्डे वहां पे दे रखे हैं, जो बेसिस वहां पे बनाई हैं, वो अमेरिका ने बनाई हैं। तो वो बेसिस, वो अड्डे, वो वहां पे मिसाइल, वो अमेरिका का पाकिस्तान के इलाके में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ
लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ लोग हैं। आप ईरान से एक दफा कंफर्म करें, ईरान के लोग जो हैं वो ऐसा नहीं सोचते, ना ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान जो है, आप सिर्फ इस बात को बेस नहीं बना सकते कि चूंकि पिछले 4 माह में 6 माह में अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो लिहाजा इस जंग में पाकिस्तान ने कहीं उनको फैसिलिटेट किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हकायक के बिल्कुल खिलाफ है। रिजवी साहब जी, देखिए, मेरा मकसद ये है कि जो मुल्क भी इस वक्त, चूंकि अमेरिका ने अयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया है, इसलिए जो भी अमेरिका से अच्छा रिश्ता रखेगा उससे लोग नाराज हैं, और उनमें पाकिस्तान भी है। ठीक है, पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं की गई हमले में, लेकिन खुद पाकिस्तान में इस वक्त नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बातें हो रही हैं कि आखिर पाकिस्तान क्यों डोनाल्ड ट्रंप के गोद में जाके बैठ गया है, या वहाँ के आसिम मुनीर साहब जो हैं बिरयानी खाने के लिए ट्रंप के पास क्यों जाते हैं। ये बात एक नहीं 70 बार खुद पाकिस्तान में उठी है, और वहाँ पर फ़कत शिया लोग नहीं बल्कि जो गैर शिया हैं वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये एक सच्चाई है जिसे कोई छिपा नहीं सकता है। राणा अली साहब, देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास इंटरनेट जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं कि हर मुल्क के अपने एक डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, अपने डिप्लोमेटिक के ताल्लुकात होते हैं, वो चाहे अमेरिका हो, वो दूसरा मिडल ईस्ट हो या यूरोप हो। तो ईरान के अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और वो क्यों खराब हैं, इसके ऊपर अगर आप इसके जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक नहीं है। अगर आप इस बात पे आएंगे पाकिस्तान, चूंकि ईरान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हैं, तो पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात खराब करे, ये डिमांड है ईरान की, तो मेरा ख्याल है ये भी अनफेयर है। ये हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ईरान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपने मफादात की खातर आप मुझे बता दीजिए, क्या अपने मफादात की खातर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इसराइल नहीं गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये मुआहदे नहीं कर रहे हैं वहां पे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहते हैं, आप हमें जो है वो हथियार दीजिए, आप हमें ड्रोन दीजिए। तो ये जो दौरा था ये किस वजह से था? इंडिपेंडेंट स्टेट था। आतंकियों को ठोकना चाहते हैं, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ठोकना चाहते हैं। हमने कभी नहीं कहा पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों पर हमला करना चाहते हैं। अपने लाइंस थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ कभी हमारी लड़ाई नहीं पाकिस्तान करता है। अभी अफगान में भी वही किया। असद रिजवी साहब इसका जवाब दे दे, फिर मैं कौल साहब के पास आ रहा हूं। जो बातें उन्होंने कही हैं बहुत ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में राणा साहब ने कुछ समझाने की कोशिश की, वैसे वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे, लेकिन मेरे कुछ समझ आया नहीं। रिजवी साहब को कुछ समझ आया तो वो ईरानी मामलों के जानकार हैं, वो बता सकते हैं कुछ। रिजवी साहब, देखिए, किसी का मकसद ये नहीं है कि चूंकि ईरान की दुश्मनी अमेरिका से है तो सब जो है, मकसद ये नहीं है। मकसद जो है नाराजगी लोगों में है, जनता में है, अवाम नास में है, आम पब्लिक में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अमेरिका की गोद में जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, तो उसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। और शहबाज शरीफ एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने खुलकर जो है डोनाल्ड ट्रंप को, जिससे लोग नफरत करते हैं इस वक्त, बहुत से मुल्क, खुद हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो हैं डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं उनकी हरकतों की वजह से। तो इस बुनियाद पर के साथ आपने ये बता भी दिया है कि जो अमेरिका की गोद में जाएगा और उस तरीके की तस्वीर पेश करेगा वो पाकिस्तान जैसा ही बन जाएगा, पाकिस्तान जैसा ही नैरेटिव उसका होगा। ईरान बेसिकली ईरान से उनकी दुश्मनी रहेगी, हाँ। ये कहना चाह रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठेंगे। क्योंकि और एक बड़ी खबर इसको लेकर विवेक सामने आ रही है, ईरान के हमले से जबरदस्त नुकसान हुआ है, यही बड़ी पिक्चर है, बड़ी वॉल पर डालिए जरा। और इजराइल में ईरान के हमले से जबरदस्त नुकसान हुआ है, तेल अवीव में 40 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हुई, आप समझिए। और साफ तौर पर सेंट्रल इजराइल में यहां पर बताया जा रहा है लगातार विवेक लगातार सायरन बज रहे हैं। भाई पीसीआर बहुत ब्रेकिंग के लिए आप लोग इंतजार कराते हैं, जल्दी जल्दी ब्रेकिंग न्यूज लाइक कीजिए। बड़ी खबर आ रही है तेल अवीव से, तेल अवीव में 40 से ज्यादा जो हमले हैं वो देखे गए हैं। सेंट्रल इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं धमाकों के लिए, अलर्ट रहने के लिए, और लगातार वो देखिए उधर से तस्वीर भी आपके सामने। बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये जो घेरा है
इसके बीच में आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके की बमबारी की गई और हमले किस तरीके से सटीक तौर पर यहाँ पर किए गए हैं और खास तौर पर 40 इलाकों को, 40 से ज्यादा इमारतों को इसमें टारगेट बनाया गया और ये भीषण बमबारी जो है ये वही पिक्चर दिखाती है जो मंसूबे अमेरिका के, इजराइल के लगातार बताए गए हैं और कहीं ना कहीं ये तस्वीर ये भी दिखा रही है कि ये जो धमकियां देने का सिलसिला शुरू किया था, ये धमकियां ये यहीं पर रुकने नहीं वाली है, ये आगे भी अभी जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है ऋतु, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। ओमान पर ईरान ने बहुत जबरदस्त अटैक कर दिया है। ओमान को अटैक में लिया है ईरान ने और पहली बार ईरान ने ओमान को निशाना बनाया है। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। बिल्कुल, और ड्रोन से ओमान के दुख्मा बंदरगाह पर हमला किया और साफ तौर पर पहली बार ईरान ने ओमान को अब निशाना बना दिया है। समझिएगा इसकी मायने क्या है। पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, राइट, और मिडिल ईस्ट जलता हुआ इस वक्त कहा जाए बारूद की ढेर पर टिका हुआ है। एक चिंगारी और पूरा भस्म। वही हुआ ना, देखिए हम लोग लगातार बता रहे थे, इंडिया डेली पर लगातार दर्शकों को बता रहे थे कि पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर है। एक सिंगल बुलेट भी अगर फायर अमेरिका की तरफ से हुआ, एक तस्वीर भी ओमान की दिखा देते हैं दर्शकों को जी, और ये ओमान की तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर देखिए आपको ये पूरी इमारतें जो है वो नजर आ रही होंगी, साथ ही साथ और ये धुएं का गुबार जो है ये विशेष तौर पर दिखाता है किस तरीके की यहाँ पर बमबारी की है। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ओमान में भी हमले किए गए, ओमान पे भी निशाना साधा गया है। ये तस्वीर दुख्मा इलाका है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ओमान को लेकर के भी अब स्ट्रेटेजी साफ हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे चलते हैं धीरज कौल के पास। धीरज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बात धीरज कौल हमने आपसे भी जब चर्चा होती है तो कही थी, हमने इंडिया डेली पर लगातार ये बताया था कि एक सिंगल बुलेट भी फायर हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंगी आग दिखेगी और आखिरकार वही हुआ, राइट। अब हर तरफ गोला बारूद मिसाइल है। मिडिल ईस्ट जिसे एक बहुत इकोनॉमिकली हब के तौर पर देखा जाता था और जहां से दुनिया भर का 20% ऑयल निकल कर जाता है वाया होर्मुज स्ट्रेट, अब सब चौपट होने वाला है। कल अब मुझे लगता है मार्केट खोलेगा, उसके बाद ये तस्वीर सामने हो जाएगी। एब्सोल्युटली। देखिए विवेक जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आई पेशेंटली लिसन टू एवरीबॉडी। पहले मैं अपना पहला पॉइंट खत्म करना चाहूंगा जो पाकिस्तान के संदर्भ में मैंने बोला था। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में बहुत इंटेलिजेंस शेयर किया, इसके ओपन एविडेंसेस हैं और इंडिया, पाकिस्तान और यूएस का रिलेशनशिप शुड हैव नो इश्यूज विद ईरान। वो उनका अपना जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एंड दैट्स वेरी डिफरेंट। आपके पैनलिस्ट बिल्कुल सही बोल रहे थे। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़िए तो मुझे लगता है इस टाइम जो वर्स्ट थिंग ईरान कर रहा है वो मिडिल ईस्ट को अनस्टेबलाइज करके अब वो सब देशों के साथ एनिमोसिटीज ओपनली बाहर आ रही हैं। देखिए शिया सुन्नी इश्यूज पहले भी रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर्स बिटवीन सऊदी एंड ईरान इज नोन टू द वर्ल्ड, बिटवीन यूएई एंड ईरान इज नोन टू द वर्ल्ड, बिटवीन दोहा एंड ईरान इज नोन टू द वर्ल्ड। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये खुल के सामने आ रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि कितना बड़ा फाइनेंशियल पावर हब है इन कंट्रीज के पास। वो कंट्रीज पॉपुलर लीडर्स रन करते हैं या एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज रन करती हैं या रॉयल फैमिलीज रन करती हैं। कितना पॉपुलर सपोर्ट है ग्राउंड से वो एक अलग डिबेट है, उस पे वो एक पूरा वी कैन डू अ शो ऑन दैट, वो एक अलग इशू है। लेकिन द इशू एट हैंड इज, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। खामेनेई के घर पर अटैक का वीडियो भी अब सामने आ गया है। खामेनेई के घर पर जो अटैक हुआ उसका बाकायदे वीडियो प्रमाण सामने आए और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। इजराइल ने हमले का वीडियो जारी कर दिया। वीडियो भी जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हालांकि देखिए ये साफ तौर पर प्रमाणित तौर पर डिटेल सामने आ गई है। आप देखिए ये तस्वीरें जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके की जो बमबारी है वो की गई है। साफ तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने हमले का ये वीडियो जो है पूरी तरीके से जारी करते हुए स्पष्ट अपने मंसूबे दिखा दिए। कहा गया था, धमकाया गया था, इससे पहले वार्न किया गया, चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान जो है सरेंडर नहीं करता हुआ नजर आया, जिसका रिपरकशन ये हुआ कि किस तरीके से अटैक हुआ। और खामेनेई के खात्मे को लेकर जो तस्वीर सामने आती है वो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प हो जाती है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त महासंग्राम की स्थिति है और ये तस्वीर जो है ये तस्वीर सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर, और यही सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार आपको दिखा भी रहे थे किस तरीके से खामेनेई के घर के पास जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, उसका वीडियो ये प्रमाणिक तौर पर इजराइल ने जारी किया है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा इलाका जो है यहीं पर बताया जा रहा है खामेनेई का घर था और यहीं पर टारगेट करते हुए इजराइल ने अटैक किया है, जिसको लेकर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है।
खामेनेई का तो अंत हो गया, लेकिन ईरान क्या अब रुकने वाला है? क्या ईरान सरेंडर करेगा या अब नए रिजीम के साथ, नए कहा जाए कि तस्वीर के साथ ईरान सामने आता है और ईरान इसको लेकर काउंटर करता है? हालांकि इस वक्त जो तस्वीर है ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, जहां ईरानी लीडरशिप के खात्मे को लेकर जो अटैक हुआ, इजराइल ने जो अटैक किया, उसकी तस्वीर, उसका वीडियो जो है अब प्रमाणिक तौर पर सामने आ गया है। इजराइल ने जो अटैक किया था उसका ये वीडियो बताया जा रहा है। आप इलाका देखिए, यहीं पर खामेनेई का घर बताया जा रहा है जहां पर यह अटैक हुआ और ये जानकारी मिल रही है कि इसी अटैक के दौरान जो है खामेनेई को खत्म करने को लेकर जो मंशा पाले हुए इजराइल और अमेरिका बैठे हुए थे, वही मंशा पूरी होती हुई नजर आ रही है। 30 सेकेंड, 30 टन के 30 बम और खामेनेई का घर तबाह। ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि कोशिश यहां पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो दी जा रही थी, की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं आक्रोश, आग, बारूद और विध्वंस के जरिए इस वक्त जो है कहर बनकर ईरान पर टूटती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर वो तमाम इलाके जहां पर टारगेट किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तेहरान कैपिटल और साथ ही साथ खामेनेई के घर के आसपास का इलाका जो है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। ये लगातार जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है जो इजराइल द्वारा जारी किया गया है। इजराइल ने इस वीडियो को जारी करते हुए यहां पर डिटेल्स दी है कि ये खामेनेई के घर के पास में जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, उसकी तस्वीर है जहां पर खामेनेई के मारे जाने को लेकर के तस्वीर सामने आती है। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट की तस्वीर अब और ज्यादा विध्वंसक होने वाली है? क्योंकि प्रॉक्सीज जो अभी बताए जा रहे हैं, जिसमें युद्ध में प्रॉक्सीज की जो भूमिका है, और खास तौर पर 30 सेकंड का जो ये वीडियो है, 30 सेकंड के भीतर 30 टन के 30 बम एक के बाद एक यहां पर धुआं करते हुए खामेनेई के घर के आसपास के इलाके को नजर आते हुए, और साथ ही साथ ये तस्वीर जो है दिखाता है कि इतने दिनों से जो चर्चा की जा रही थी कि खामेनेई का खात्मा, रजीम चेंज को लेकर अमेरिका की जो कोशिश है, अमेरिका का जो प्रयास है, इजराइल का जो प्रयास है, वो कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाने के लिए, ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और खास तौर पर इसे सामने स्पष्ट तौर पर रखने के लिए कि अगर इस तरीके की चेतावनी या वार्निंग जो कि अमेरिका सुपर पावर द्वारा दी गई हो और इजराइल द्वारा दी गई हो, अगर उसको लेकर के संजीदगी नहीं बरती जाएगी, उसको काउंटर करने के लिए एक के बाद एक जिस तरीके की चेतावनी ईरान द्वारा दी गई और कॉन्फिडेंट मोशन के तहत जिस तरीके की बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं कतई बर्दाश्त नहीं है। और यही जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। चाहे हम इससे पहले वेनेजुएला की स्थिति देखें, ग्रीनलैंड को लेकर के जो तस्वीर आई, अमेरिका ने अपनी नीति स्पष्ट रखी है। अमेरिका दुनिया में इस वक्त जिस तरीके का कहा जाए कब्जा रखना चाहता है, जिस तरीके की अगर कहा जाए इस ताले की चाबी को अपने हाथों में रखना चाहता है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त वो मंसूबे स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो बताने के लिए, बयां करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए काफी है कि ईरान में अभी जो हो रहा है, अयातुल्ला अली खामेनेई सर्वोच्च नेता जो कि मारे गए हैं, उनको मारे जाने को लेकर के जो स्थिति है वो कैसी नजर आती है। और स्पष्ट तौर पर जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं, ये इजरायली मीडिया द्वारा, इजराइल द्वारा भी ये वीडियो सामने आया जहां खामेनेई के घर के बाहर, घर के आसपास के इलाके में जो बमबारी की गई, जो अटैक किए गए, इसका ये प्रमाणिक वीडियो जो है वो साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। राणा अली जोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असलम रिजवी कनेक्ट है, और साथ ही साथ हमारे साथ जी धीरज कौल जी कनेक्ट है। कौल साहब, सबसे पहले इस वीडियो के ऊपर बोलिएगा, ये वीडियो जो जारी किया गया इजराइल द्वारा, इसमें ये बताया गया ये इलाका वही है खामेनेई के घर के पास का, घर के आसपास के इलाके को कैसे दहलाया गया? सेना मुख्यालय है, आर्मी हेडक्वार्टर, जहां खामेनेई भी रहा करते थे। कौल साहब, तो दिस वाज वेरी वेल आइडेंटिफाइड। ये पहले भी अगर आप 4 दिन पहले के ट्वीट्स देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के यूएस के, उसमें दिखाया गया है कि वी नो एग्जैक्टली वेयर यू आर, आपको हम फिर शांति। और आप एक 3 दिन में पहले ले जाना चाहूंगा आपको, जब ट्रंप ने बोला था मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूं, पीस एफर्ट्स किसी भी दिशा में नहीं जा रहे, वी हैव टू एक्सप्लोरेट इट, अदरवाइज वॉर इज वेरी डर्टी। और उसके बाद उनका ट्वीट आया दोबारा मिनिस्ट्री से कि भाई हमें पता है आप एग्जैक्टली कहाँ हैं, जो आप ये बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं इसकी लोकेशन उस ट्वीट में क्लियरली बताई गई थी। मैं एक बात खत्म करना चाहूंगा, ये इस टाइम जो ईरान कर रहा है आसपास के सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज पे अटैक करके, आई थिंक इट्स द वर्स्ट डिसीजन। ये डेस्परेट अटैक्स हैं
और मुझे लगता है इससे चीजें एस्केलेट होंगी और ईरान के फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए वर्स्ट डिसीजन है। और मुझे लगता है ये एक तरीके का डेस्परेशन एक्ट है। कोई भी समझदार रणनीतिककार इस टाइप की चारों दिशाओं में बॉम्ब करना। प्रीएम्प्टिव क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, क्या रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? मेरी जी हाँ, जी, इसमें ये कहा गया कि जब ये शुरुआती दौर में फेज में था, ये इनिशियल फेज में ये प्रीएम्प्टिव अटैक बताया गया, उसके क्या मायने? देखिए, अभी तो और भी बहुत स्ट्रेटेजिक एरियाज को आइडेंटिफाइड है जो हमें पिछले, आई थिंक विवेक जी के साथ हमने पहले भी इस पे बात की थी कि जो उनके डिफेंस सिस्टम्स हैं, यूनिवर्सिटीज के कुछ एरियाज हैं, जो आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स हैं, उनके एवरी सिंगल जनरल कहाँ रहते हैं, उनकी क्या मोबिलिटीज है, वो इंटेलिजेंस बहुत डीप पेनिट्रेटेड है। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा, जो तेहरान की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, आप मंडे मॉर्निंग को देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, जो मुझे दिख रहा है। साथ साथ में वहां पे जो डैम्स हैं, अगर वो पानी छूटा तो एरियाज फ्लड हो सकते हो, डेविस्टेशन बहुत हो सकती है अगर करने को चाहे तो मैं इस टाइम अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर कोई साउंड माइंड ईरान के सुन रहे हैं, अगर आप इस चीज को एस्केलेट करेंगे और आसपास के पीसफुल कंट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे, यही जो डिस्ट्रक्शन लिमिटेड हो सकती थी, एक्सपेंडेड तरीके से ईरान पे पड़ेगी। बाहर तो पड़ेगी लेकिन ईरान की डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। मुझे लगता है इस टाइम जो डिसीजन ईरान में ले रहा है वो साउंड माइंड का पर्सन नहीं है, ये एक डेस्परेशन एक्ट है। और मत भूलिए कि सऊदी, यूएई, कटार, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हब हैं और ये इन्वोक कर सकती हैं यूएस आर्मीज को और यूरोपियन यूनियन की और मिशनरीज को, जो कि अंदर घुसेंगे। अमेरिकन आर्मी अंदर नहीं घुसेगी, लेकिन ये हायर कर सकती हैं आर्मीज को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की। जस्ट टू लेट यू नो, मुझे लगता है इस पर असलम रिजवी बेहतर रिस्पांस कर पाएंगे, जो बात कह रहे हैं कि भाई ईरान को अपने पड़ोसियों से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, ये डेस्परेट अटैक्स नहीं करने चाहिए। असलम साहब, देखिए, ईरान ने इसका जवाब दिया है और वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछा गया तो इसका जवाब ईरान ने एक सेंटेंस में ये दिया है कि जहाँ जहाँ से हमारे ऊपर हमले हुए हैं, ये हमारा कानूनी हक है कि हम उसको जवाब दें, और हमने पहले भी इन लोगों को आगाह कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि देखो, अगर तुम्हारी तरफ से हमारे ऊपर हमले हुए तो हम तुमको जवाब देंगे। कोई भी मुल्क हो, अगर उसकी ज़मीन पर हमला हो रहा है तो जिधर से मिसाइल आएगा वो मुल्क उसकी तरफ भी मिसाइल वापस भेजेगा। ये अकली भी तकाजा है और ये पूरी दुनिया का कानून है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि साहब ईरान को इतने लोगों से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। ईरान की दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से जो है वही इतनी बड़ी है कि बाकी की दुश्मनी जो है उसके सामने फीकी पड़ जाती है। फिर भी ईरान जो है वो बेयर कर रहा है और वो जिंदा है और इज्जत के साथ जो है जिंदा है। अब देखना होगा कि अब जो कौल साहब कह रहे हैं कि डेस्परेशन में अटैक्स हो रहे हैं तो क्या इसका भी कोई रिपरकशन होगा। अमेरिका कह रहा है लंबे समय तक हम मामला जारी रखेंगे वरना आईआरजीसी सरेंडर कर दे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए महायुद्ध पर महाकवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा आएगा, बने रहे इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।